जो हमारा है विषय सभी है वो उठकर बैठ जाएं। त्रिदोष। सभी उठकर बैठ जी। जाएं, शाबाश से वापस आ जाएं, सभी बैठ जाएं। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू रखिए। अ, कमलेश दीदी से रिक्वेस्ट है, दीदी आप प्लीज होस्ट बना देंगे क्योंकि मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा आगे। मैंने बना दिया रितु जी, मैंने बना दिया। थैंक यू। ठीक है। सभी अपने अपने आसन पर किसी भी सुविधापूर्वक आसन में एक बार बैठ जाएंगे। चलिए टॉपिक डिस्कस करते करते साथ साथ सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुविधापूर्वक आसन में आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज हम योगिक ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरते हुए आपका पेट फूलना चाहिए और श्वास खाली करते हुए पेट अंदर की ओर पिचकना चाहिए। जो नए साधक हैं वो अपना बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रखेंगे। अब श्वास को धीरे धीरे भरें और महसूस करें कि आपका पेट फूल रहा है। श्वास खाली करते हुए पेट अंदर की ओर पिचके। आंखें बंद करके पूरे सहज भाव से करते जाएं भस्त्रिका प्राणायाम। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का जो विषय है वो त्रिदोषा है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों को महाभूत, पंच महाभूत भी कहते हैं। ये पंच महाभूत हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत हैं। ये पंच महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रखते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन पंच महाभूतों के मेल से ही दोष का जन्म होता है। अभ्यास करते करते गौर करिएगा, इन पंच महाभूतों के मेल से ही हमारे जो शरीर में दोषों का जन्म होता है और एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है। पंच महाभूत नए साधकों को समझ आ गया होगा। एक दोष का जन्म 2 महाभूतों के मेल से होता है, जैसे कि वात, पित्त और कफ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग गलती ले लेते हैं कि वात, पित्त, कफ का नाम आते ही सोचते हैं कि एक बीमारी है। नहीं, ये एक बीमारी नहीं, बल्कि ये तो हर वक्त हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, किंतु एक संतुलित मात्रा में। ध्यान दीजिए, एक संतुलित मात्रा में। अगर इनमें से कोई भी, वात, पित्त, कफ में से कोई भी तत्व अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, तब हमारे शरीर को गंभीर बीमारियां या ऐसी परिस्थितियां, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, संख्या में 3 होने के कारण इन्हें त्रिदोष कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि त्रिदोष का मतलब क्या होता है। करते जाए अभ्यास। शांत हो जाए, शांत हो जाए। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। श्वास क्रिया को पूर्णतः सामान्य होने दें। यहीं से हम पाँव को सामने फैलाकर ले आए, साथ साथ पाँव की सूक्ष्म क्रिया भी करते जाए। दोनों पाँव को फैलाकर सामने ले आए। पूरी शक्ति के साथ पाँव की उंगलियों को बंद करें और खोलें। बंद करें और खोलें। दाएं पैर को आगे, बाएं को पीछे, बाएं को आगे, दाएं को पीछे करते जाएं। आप लोग साथ साथ सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएं। और इसको और आसानी से और विस्तार से समझने के लिए मैं स्क्रीन शेयर की मदद लूंगी। एंकर रोटेशन भी करते जाएं साथ साथ। नहीं दीदी, इसमें अभी भी आ रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर द स्क्रीन। कमलेश दी, स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है। इसमें आ रहा है ओनली होस्ट कैन शेयर द स्क्रीन।
मैंने तो आपको होस्ट बना दिया रितु जी। अब देखिए ना, आप होस्ट हैं। मिनट। नहीं हो पा रहा दीदी। रिकॉर्डिंग इसमें शेयरिंग की ऑप्शन नहीं आ रही दीदी, शो नहीं हो रही है। फिर मुझे तो इतना नहीं मालूम, मैंने तो आपको होस्ट बना दिया। एक्सप्लेन कर दो रितु जी, कितनी हो रहा मैंने ना तो होस्ट एक्सप्लेन बना कर दिया इनको। इसमें बाकी ऑप्शंस भी इनफैक्ट अब शो नहीं हो रही है मुझे, देखो ना, बिकॉज द मीटिंग आप होस्ट हो। रिकॉर्डिंग ही होंगी। आप जहाँ पार्टिसिपेट पे जाओगे ना, वहां पे देखो आप होस्ट हो। नहीं रितु, शो नहीं हो रही होस्ट है। नहीं नहीं दीदी, और इनफैक्ट मुझे अभी मैंने एक कैमरा ऑफ किया है मिनट, तो कैमरे एक के मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा करती हूँ। एक मिनट, बिकॉज एक आई मिनट, कैन नॉट डू एनीथिंग। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए। कपाल भाती आप स्टार्ट कर दें। प्राणायाम का अभ्यास साथ साथ शुरू कर लीजिए। सभी साधकों को कपालभाति प्राणायाम का पता ही है, फिर भी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नासिका द्वारा श्वासों को शक्तिपूर्वक बाहर फेंकते जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। यक्ष गुप्ता, कृष्णलाल गुप्ता अंकल का नाम है यक्ष गुप्ता, वो हाँ होस्ट बेटा, शो हाँ हो रही है। एक हाँ मिनट, हाँ। मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक कर बोलिए। रही हूँ, रुको। कपाल अर्थात माथा, भाती अर्थात चमकना, इसीलिए इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। किंतु ध्यान रहे, अगर आप हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है या श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम है या हाई बीपी की समस्या है, तो आप स्ट्रोक्स बहुत धीरे धीरे लेंगे। करते जाएं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि मुझे लगता है अगर स्क्रीन शेयरिंग हो पाएगी तो मैं ज्यादा स्पष्टता से अपनी बात को आगे रख पाऊंगी। चलिए, जब तक दीदी सेटिंग कर रहे हैं तब तक हम जानते हैं त्रिदोष है। आज इतने कम समय में हम तीनों दोषों को तो डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं पित्त। आज हमारा जो पित्त दोष के बारे में बात करेंगे, पित्त से हमारा अभिप्राय शरीर की गर्मी से है। पित्त शरीर का पोषण करता है, यह शरीर को बल देने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि वात पित्त कफ कोई बीमारी नहीं है,
अपितु ये तो हमारे शरीर में हर वक्त मौजूद रहते हैं, किंतु एक संतुलित मात्रा में। अब ये जो पित्त है वो हमारे शरीर को बल देने वाला है। लार ग्रंथि यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड, अमाशय यानी कि स्टमक, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, लीवर और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब से निकलने वाले रसों का सम्मिश्रित रूप ही पित्त कहलाता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जो सुबह के समय जो कड़वा हरे या पीले रंग का तरल पदार्थ मुंह के रास्ते से बाहर आता है, वही पित्त कहलाता है। इसका मुख्य स्थान हृदय से नाभि तक है। हाँ जी दीदी, हो पाया? नहीं हो पाया। मैं हाँ। 1 मिनट इसको कैंसिल। चलिए शांत हो जाए। कई बार हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें किसी भी अवस्था में अपने आप को परेशान नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। अभी हो जाएगा सॉर्ट आउट। शांत रहिए, श्वास क्रिया को पूर्णतः सामान्य होने दें। अब पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए एक और आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलिए साथ में करते हैं मिलकर तब तक। आपका जो बाई आपका जो बायां एड़ी है उसको दाई गुदा के नीचे रखें इस प्रकार, और जो आपका दायां घुटना है उसको आपने ऐसे लिटाना नहीं है, ना ही ऐसे करना है, वरना वो तो गोमुख आसन की आकृति आ जाएगी। आपने ऐसे खड़ा करके रखना है अपने बाएं घुटने के पास। अब जोन सा घुटना आपका ऊपर उठा हुआ है यानी कि दायां घुटना, वो हाथ आप पीछे ले जाएं, अपने शरीर को भी पीछे की ओर घुमाएं, बाएं हाथ को एक बार ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, खींचे, और दाएं घुटने से घुमाते हुए अपनी बाएं एड़ी को, बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास। पीछे की ओर देखेंगे। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी पेट के अंग है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सब प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरी ओर से भी कर लेंगे। हेलो। हाँ जी हाँ दी। जी भैया। ये क्रिया दूसरी ओर से भी। आपकी जो दाई एड़ी है, बाएं पैर को घुमाते हुए बाएं गुदा के नीचे रखें, और जो आपका बायां घुटना है उसको सीधा रखें। जो घुटना ऊपर है यानी कि बायां घुटना, आप उस तरफ हाथ को घुमाएंगे, अपने शरीर को भी घुमाएं, दाएं हाथ को घुमाएं, और बाएं घुटने से घुमाते हुए बाएं पैर को पकड़ेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे वापस आ जाएं। अच्छा, समय की दृष्टि से अगर देखा जाए, समय की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष के दौरान यह मई से सितंबर तक, तथा दिन में दोपहर के समय तथा भोजन पचाने के दौरान पित्त अधिक मात्रा में बनता है। युवा अवस्था में शरीर में पित्त का निर्माण अधिक होता है। पित्त हमारे शरीर में भोजन को पचाने में, हाँ जी नेत्र रितु ज्योति जी, हो बढ़ती। गया, देखिए जी मैं करके देखती हूँ। देखिए। ऐसा करिए जब तक आप हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं कर लें।
अगर हमें इसमें से दीदी व्हाट्सएप पे जाना हो तो किस प्रकार जा सकते हैं? कुछ आइडिया है आपको? रितु जी, आपकी स्क्रीन शेयर तो हो गई थी, तीनों आ गए थे वात पित्त का सारा, मैंने नहीं, अगर स्क्रीनशॉट हमें भी लिया। जी, जी। चलिए मैं यहीं से देखती हूँ। जब तक ऋतु की सेटिंग होती है तब तक आप ऐसे करो, दोनों दाएं हाथ से बाईं कलाई, बाएं हाथ से दाईं कलाई पकड़कर सिर की ओर ले जाएं, सिर की ओर ले जाएं। सांस को भरते हुए दाईं ओर भुजाओं को दबाएं, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। स्क्रीन शेयर शो हो रहा है? हाँ जी, जी हाँ बेटे, जी, हो हो रहा रहा है। है। हो रहा है जी, हो रहा, स्क्रीन आ गई है। तो इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे वात पित्त और कफ में क्या क्या अंतर है। जो वात है वो वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि दो जो हमारे पंच महाभूत हैं, जब दो महाभूतों का मेल होता है तो एक दोष उत्पन्न होता है। तो वात दोष है वो वायु और आकाश तत्वों के मेल से मिलकर बना है। इसका स्थान शरीर में कहाँ है? नाभि से नीचे का भाग, जो हमारी नाभि से नीचे का भाग है, जो हड्डियों के बीच में गैप है, पेट, कमर, जंघाएं और टांगे। और जो इसके लक्षण है वो शरीर में रूखापन या विचलित स्वभाव। आगे आता है पित्त दोष। ये अग्नि और जल तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में इसका स्थान जो है वो ब्लड के अंदर, पाचन तंत्र, मूत्र संस्थान या हार्मोन्स ग्रंथियों के अंदर है। इसके लक्षण क्या है? पाचन शक्ति कमजोर होना, हार्मोन संबंधी समस्याएं या मनोरोग। जो कफ है वो पृथ्वी और जल तत्वों से मिलकर बना है। शरीर में इसका जो स्थान है वो गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, वसा यानी फैट, हड्डियों के जोड़ आदि है। इसके लक्षण है भूख, प्यास ना लगना, गर्मी कम लगना, शारीरिक अंगों में चिकनाहट। तो ये हमारा तीनों के तीनों जो से है, वात पित्त कफ कहाँ कहाँ है, किस प्रकार शरीर में कौन से हिस्से में है और कैसे बना है। अब करते जाए। जो वात रोग है, अकेले वात रोग से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।
पित्त रोग से 40 से 50 तक के रोग उत्पन्न होते हैं और कफ रोग से 28 किस्म के रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, जो संतुलित पित्त है, जब बैलेंस होता है हमारा शरीर, पित्त जो बैलेंस होता है तो हमारे शरीर को बल बुद्धि देता है। वहीं यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो ये बहुत घातक सिद्ध होता है। जो कुपित पित्त है उससे हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 40 से 50 किस्म के रोग उत्पन्न होते हैं। पित्त 5 प्रकार के होते हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। इसको भी स्क्रीन शेयर के थ्रू ही समझते हैं। मुझे लगता है स्क्रीन शेयर में भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। पित्त 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधक। जो साधक पित्त है यह हमारे हृदय में स्थित है और शरीर का तापमान, रंग, जीवन काल और शरीर के तेज को नियंत्रित करता है। आलोचक पित्त, यह त्वचा में मौजूद होता है तथा शरीर की नमी, त्वचा के स्वास्थ्य और गर्मी के स्तर को नियंत्रित करता है। पाचक पित्त, ये छोटी आंत और पेट में स्थित होता है। यह शरीर में अग्नाशय और पित्त के रस के गठन को नियंत्रित करता है। आगे है भ्राजक पित्त, ये आंखों में मौजूद है और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। रंजक पित्त, यह हमारे लीवर, पेट, पेनक्रियाज में स्थित है और हमारी नई रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से प्राणायाम या आसना कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऐसे करते हैं जी। अगर किसी को पित्त है तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? नेत्रों का लाल होना या पीला होना, यूरिन का जो रंग है वो लाल या पीला होना, नाक से रक्त बहना या यूरिन में इंफेक्शन होना, अधिक पसीना अगर किसी को आ रहा है या शरीर में फोड़े हो रहे हैं, बेचैनी हो रही है या किसी को क्रोध ज्यादा आता है या शरीर अधिक गर्म रहता है, ये सब तो है पित्त होने के लक्षण। अब इसका हम कारण क्या हो सकता है? पित्त ज्यादा होने का कारण क्या हो सकता है? कड़वा, खट्टा, गरम या जलन पैदा करने वाले भोजन का सेवन करना, तला हुआ या अधिक मिर्च मसालेदार भोजन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ज्यादा देर तक अगर कोई धूप में रहता है तो भी पित्त होने का कारण बन सकता है, अधिक नमक का सेवन करना, अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना या किसी की शरीर की पित्त प्रकृति है, यानी कि अगर किसी के माता पिता को पित्त प्रकृति है तो जेनेटिकली भी आ सकता है। चलिए बात करते हैं उपचार की, साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी शुरू कर लें। पित्त गर्मी का दूसरा नाम है। यदि व्यक्ति के शरीर में पित्त की अधिकता है तो उसके अनुकूल अपने भोजन में बदलाव लाकर तथा योग साधना की मदद से इस दोष पर काबू पाया जा सकता है। अगर हम बात करें आसनों की, तो आसनों का नियमित अभ्यास करने से पेट के सभी अवयव यानी कि जितने भी पेट के अंग हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। शरीर में चित्त का निर्माण ठीक होने से शरीर में पित्त संबंधी रोग आने की संभावना खत्म हो जाती है। पित्त का संतुलन बनाए रखने के लिए कई आसन हम कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ आसन। ताड़ आसन आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, शशक आसन, सुप्त वज्रासन, हस्तोपदान आसन, पवन मुक्त आसन, शवासन।
ये सब तो है आसन जो पित्त को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अच्छा, पित्त की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए किसी के शरीर में हो सकता है कि पित्त बैलेंस से ज्यादा हो, किसी के में कम हो। अगर किसी के शरीर में पित्त ज्यादा बनता है तो ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसा आसन करवा दें कि जिससे कि पित्त और अधिक बनने लगे। मान लीजिए किसी के शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है और हम उसको सूर्य भेदी प्राणायाम करवा रहे हैं, तो उससे क्या, भस्त्रिका प्राणायाम करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस इंसान के अंदर पहले ही पित्त की जो प्रकृति है वो तेज है और वो और तेज हो जाएगी। जिनके अंदर पित्त की प्रकृति तेज है उनको हमें ऐसे प्राणायाम कराने चाहिए जिससे कि उनकी जो पित्त है वो बैलेंस हो। जैसे कि शीतली प्राणायाम, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये सब करवाने चाहिए। तो एक बार शांत हो जाए, श्वास क्रिया सामान्य होने दें। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार करेंगे? बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं अंगूठे से आप दाईं नासिका को बंद करें। धीरे धीरे श्वास को बाईं नासिका से भरें। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करें। कुछ पल रुके। पुराने साधक तीनों बंद लगाएंगे यहाँ पर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। जो नए साधक हैं वो केवल अनामिका उंगली रख के कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे बंद खोलते हुए दाईं नासिका से श्वास को खाली करें। एक बार फिर से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से श्वास को शनै शनै भरें। ध्यान दें, चंद्रभेदी प्राणायाम में हर बार आपको बाईं नासिका से ही श्वास को भरना है। इससे क्या होगा, जिन लोगों की प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति तेज है, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। करते जाएं। अब मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति है वो पहले से ही बहुत कम है और हम उसको चंद्रभेदी प्राणायाम या शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करा रहे हैं, उससे क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो और भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमें कौन से प्राणायाम करवाने चाहिए? सूर्य भेदी, अग्निसार, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, ये प्राणायाम करवाने चाहिए। तो एक व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार भी हमें कोई भी प्राणायाम या आसनों का चुनाव करना चाहिए। करते जाएं। बात करते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन, उसमें सलाद, हरी सब्जियां, ताजे फल जैसे कि तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि का सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज भी लाभकारी है और घर का बना हुआ सिंपल खाना ही खाना चाहिए। पित्त में एक और नाम आता है अम्ल पित्त, यानी कि एसिडिटी। शांत हो जाए। एसिडिटी, जब शरीर में पाचक पित्त अधिक मात्रा में बनता है, ऐसे करते हैं, वज्रासन में आ जाएं। एक बार वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठे बैठे ही सबसे पहले मंडूक आसन का अभ्यास कर लेते हैं। अंगूठों को मुट्ठियों में बंद करें। मुट्ठियों को अपनी नाभि के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए एक बार ऊपर, धड़ को ऊपर की ओर खींचें। श्वास खाली करते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की ओर झुकें। आंखें बंद, कमर गर्दन खींची हुई, कोहनियों का रुख आसन की ओर। आकृति एक मेंढक के समान बनती हुई। श्वास क्रिया सामान्य भी रख सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, अन्यथा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी साथ साथ कर सकते हैं। शुगर के लिए रामबाण, पैनक्रियास एक्टिव होते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पित्त के लिए हम शशांक आसन का भी अभ्यास बहुत हमें लाभकारी रहता है बैलेंस बनाने के लिए। तो शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों बाजू को ऊपर की ओर खींचें और अधिक खींचें। श्वास खाली करते हुए लोअर बैक से आगे की ओर झुकें।
अपनी हथेलियां और माथा आसन पर स्पर्श करें। कुछ पल रुके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। तो मैं बात कर रही थी एसिडिटी की। जब शरीर में पाचक पित्त अधिक मात्रा में बनता है तो व्यक्ति एसिडिटी का रोगी बन जाता है। यह पाचक पित्त की अधिकता और समान प्राण के कमजोर पड़ने पर हो सकती है। समान समान प्राण तकरीबन हम सब जानते हैं कि 5 प्राणवायु होती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और ये पांचों के पांचों हमारे शरीर में मौजूद होती है। जो समान वायु है उसका क्या कार्य होता है? उसका एक ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है। जो भी हम खाना खाते हैं अपने मुख द्वारा, जो हमारी फूड पाइप के थ्रू जाता है, समान वायु का जो कार्य है वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह, मतलब हमारे खाने को रस में कन्वर्ट करके शरीर के हर सेल में पहुंचाना। तो जब वो कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति एसिडिटी का रोगी बन जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? छाती में जलन, खट्टी डकारें आना, मुंह में खट्टा पानी आना, लूज मोशन होना, पेट का फूलना और पेट का अल्सर होना। कारण क्या हो सकता है एसिडिटी होने का? तेज मिर्च मसालेदार भोजन करना, तले भुने भोजन का सेवन करना, मिठाई और मैदे से बनी चीजों का सेवन करना, मांस, मदिरा या एलोपैथी मेडिसिन का अधिक सेवन करना। फ्रिज में रखा हुआ कई दिनों का बासी खाना भी या बहुत ठंडा खाना खाना भी इसका एक कारण बनता है। देर रात को भोजन ग्रहण करना, पानी कम पीना, ये सब तो है इसके कारण। उपचार में क्या कर सकते हैं एसिडिटी के लिए? भोजन शैली में सुधार लाकर तथा योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और एसिडिटी के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं? नावासन, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन, पवन मुक्त आसन, शवासन। चलिए इसी बात पे पश्चिमोत्तानासन का भी अभ्यास करते हैं साथ साथ। पाँव को खोल के सामने की ओर ले आए। दोनों पाँव खोल के सामने की ओर ले आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे एक बार। 3 से 4 बार पश्चिमोत्तानासन की तैयारी के लिए 3 से 4 बार श्वास छोड़ते हुए हाथों को पांव तक लगाएंगे, फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर। 2-3 बार 4 बार तक ऐसे करते जाएं। अब श्वास भरें, बाजू को पूर्णतः ऊपर खींचें। श्वासों को खाली करते हुए अपने पांव के अंगूठों को पकड़ें। श्वास खाली करते हुए और आगे झुकें। प्रयास करें कि आपकी कोहनियां आसन को स्पर्श कर जाए और आपका माथा भी आसन को स्पर्श कर जाए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। गुरु कृपा ही करती है। कृपया जिनका माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें। उपचार में क्या कर सकते हैं? भोजन शैली में सुधार लाकर तथा योगाभ्यास का नियमित अभ्यास करके। आसन में मैंने जैसे आपको बताया है। प्राणायाम हम कौन कौन से कर सकते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए? अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, शीतकारी। और जो शुद्धि क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रिया में बिना नमक डाले गुनगुने पानी से 5 दिन तक कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया किस प्रकार कर सकते हैं? जिस प्रकार हाथी खूब सारा पानी पी के अपनी सूंड से सारा पानी बाहर गिराता है, उसी प्रकार कुंजल क्रिया में भी काफी सारा पानी पीकर हम वमन को करते हैं। भोजन एसिडिटी के रोगी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? मौसमी फल, सलाद, उबली सब्जियां, खिचड़ी, पुदीने की चटनी के साथ खिचड़ी। जी आवाज, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिर कुंजल में कुछ कहते हैं। खरबूजा, आड़ू, तरबूज, इन सब का सेवन कर सकते हैं। एसिडिटी में खीरे का रायता भी बहुत फायदेमंद रहता है और गर्मियों में आम पन्ना और बेल का शरबत भी काफी फायदेमंद रहता है। और सरसों का तेल आप पैरों के तलवे पे मल सकते हैं अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो रामबाण कार्य करता है, रात को आप 1 गिलास कांच के किसी का माइक ऑन है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? रात को कांच के गिलास में आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन
ये तीनों या और आधा चम्मच धनिया भी लेंगे, आधा चम्मच धनिया, इन चारों को आप कांच के गिलास में रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पिए तो एसिडिटी की समस्या में बहुत ही फायदा मिलता है। सफेद पेठे का रस भी आप पी सकते हैं, क्योंकि सफेद पेठे की जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है, वो भी आपको काफी अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है। चलिए साथ साथ थोड़ी गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। श्वास खाली करते हुए गर्दन को नीचे की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, नीचे की ओर, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, एक बार और नीचे की ओर, पीछे की ओर, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब दाएं कान को बाएं कंधे पे लगाएंगे, धीरे धीरे बाएं कान को बाएं कंधे पर, दाएं बाएं। अब 360 डिग्री पे अपनी गर्दन को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? शांत हो जाए। डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए प्रधान प्रकृति के लिए? तो प्रातः सुबह उठकर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिना कुल्ला के 1 गिलास गुनगुना पानी पिए तथा नाश्ते से पूर्व आंवला एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद रहता है। आंवला एलोवेरा का जूस हमें वैसे भी हर रोज पीना चाहिए। नाश्ते का जो समय है वो 8:30 बजे होना चाहिए। उसमें आप अमृत पेय या दिव्य पेय ले सकते हैं। चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए। दलिया नाश्ते में बहुत सारे आप ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी दलिया, पोहा, उपमा, कॉर्नफ्लेक्स या फिर 1 प्लेट फलों का सलाद। जो भोजन का समय है वो 12:30 से 1:30 बजे के बीच दरमियान हो जाना चाहिए। इसमें मल्टीग्रेन रोटी आप खा सकते हैं, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी 1 प्लेट सैलेड। छाछ भी आप साथ में पी सकते हैं। जो शाम पे आपका जो इवनिंग ब्रेक होता है उसमें आप 4 से 4:30 बजे वही आपको चाय या कॉफी नहीं पीना है। 1 कप दिव्य पेय या अमृत पेय और 2 से 3 बिस्किट साथ में ले सकते हैं। चाहे तो सूप भी ले सकते हैं। जो रात्रि का भोजन है वो 7:30 से 8 बजे के बीच कर लेना चाहिए। उसमें वही 2 चपाती मल्टीग्रेन आटे की, 1 कटोरी हरी सब्जी रेशेदार और दाल के साथ 2 पीस पनीर के भी ले सकते हैं। सोने से पहले 1 गिलास दूध का ले सकते हैं। तो ये सब तो हमारा हुआ डाइट चार्ट और मुझे लगता है काफी हद तक मैंने कवर कर दिया है। और जो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से आज जो थोड़ी दिक्कत आई है, थोड़ी नहीं काफी दिक्कत आई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी और धन्यवाद आप सबका। जी अंकल। हाँ जी, रितु जी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। बहुत ही बढ़िया जानकारी धनंजय जी। मैंने जिस प्रकार की प्रेपरेशन की थी वो मैंने शेयर वो प्रॉपर्ली ऑप्शन चुन नहीं पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी और अगली बार ध्यान रखूंगी इस बात का। अरे 10 रुपए खुले दो। नहीं रितु जी, आप जिस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं जी, जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी ना, आप वाकई में इस चीज का काफी गिर थे कि मैं किसी तरीके से वो डिलीवर कर पाऊं, लेकिन क्योंकि किसी कारणवश से ना ये प्रेजेंटेशन सामने आ नहीं पाई है, ये प्रॉब्लम रही है। अदरवाइज आपकी ये बहुत अच्छी वो बनना था। इसमें होता है ऐसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है,
क्योंकि आप उधर डिलीवर करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था वहां से, प्रेजेंटेशन खुली नहीं आपकी। एनी हाउ, ऑप्शन बहुत अच्छा है फिर चल भी। नहीं पा रही थी। रितु, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे थे, वेरी थैंक यू, नॉलेजेबल थैंक यू सेशन। ममता जी, थैंक यू। हाँ, तो ये बहुत फुली प्रिपेयर्ड थे आप, तो चलो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, अदरवाइज आपकी बात बताने में कोई कमी नहीं थी। वी गेन समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। श्योर। थैंक यू रितु बहुत जी। बहुत त्रिदोषा के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज मिली। कई बार हमने ये बातें तो सुनी होती है त्रिदोष, लेकिन उनके बारे में मालूम नहीं होता। मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक बार ना मेरे को कोई टीचर, किसी कॉलेज के टीचर, वैसे बात होगी तो उनको मैंने इनके बारे में बताया कि ऐसे बात देवता पे कहते हम पढ़ाते थे, हमें पता ही नहीं ये क्या है। तो बहुत अच्छी नॉलेज हमें आज मिली है। तो गुड, अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास रितु जी का। थैंक यू। रितु जी, मैं हाँ जी सर। वही बात विद कप और इसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, इसको टेस्ट भी करा सकते हैं कहीं बाहर से, जैसे क्लियर पता लग जाए, जैसे मतलब कहीं लैब में आपको बात विद कप का क्लियर पता चल जाए, तो ये से को कैसे पता लगे कम ज्यादा है कैसे है, ताकि हम उस तरीके से उपचार कर सके। ये जो आपने बात कही ना, पित्त ज्यादा हो जाए तो कैसे, कौन से प्राणायाम नहीं करने का, और जो पित्त कम हो जाए तो कौन से प्राणायाम नहीं करने, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो उसको कवर करने के लिए, उसको समझने के लिए, ये कहाँ से मदद ले सकते हैं, कोई लैब से कोई टेस्ट करा करके इसको क्लियर सर कीजिए ये प्लीज। नहीं, इसमें मैंने जैसे कि शुरू में कहा था, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि किसी की भी मनोवृत्ति जो सी होती है वो हमारे स्वास्थ्य और हमारी जो विचारधारा है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको गर्मी का मौसम पसंद है या किसी को सर्दी का मौसम बहुत पसंद है, तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिसको गर्मी का मौसम पसंद हुआ, इसका मतलब उसको पित्त की समस्या नहीं है। जिसको सर्दी का मौसम पसंद होगा, उसको इसका मतलब है कि उसको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। जिन लोगों को पित्त की समस्या है, उनको गर्मी बहुत लगती है, तो उनको सर्दी का मौसम पसंद होगा। अब अगर आप खाने में भी गर्म चीजें पसंद करते हैं या ठंडी चीजें पसंद करते हैं, ठंडी तासीर की चीजें, हम उससे भी अंदाजा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो करते हैं, वो पहले हमसे क्या प्रश्न पूछते हैं कि आपको कैसा मौसम पसंद है, आपको खाने में गर्म चीजें पसंद है या ठंडी चीजें पसंद है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है। इस तरीके से ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, ये लक्षणों के थ्रू या आपकी मनोदशा के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं हम। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गुड यस सर। आंसर, बहुत अच्छा आंसर है ये आपका, सही है, बिल्कुल सही है। शेर जी क्लियर हो गया? जी क्लियर, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया, बिल्कुल हाँ क्लियर नहीं, हो गया। बहुत मैं अच्छा, अभी, एग्जैक्ट। मेरे को ही हाँ लग रहा था कि शायद इसकी कोई ना कोई आजकल कोई कोई मशीन वगैरह, कोई लैब में हाँ, ऐसा कोई ना कोई इसका टेस्ट करने का कोई तरीका होता होगा, शायद आजकल एडवांस नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई, लक्षण देख के ही पता लगता है। ठीक लक्षण है। देख के सर, पता लगता है। ठीक। अग्निसार प्राणायाम हम करते हैं या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो उसका क्या काम होता है? जैसे लोहार की धोखनी होती है, वो ही काम होता है ना कि वो अंदर से हीट जनरेट करता है। अब जिसकी प्रवृत्ति पहले से ही पित्त प्रवृत्ति है, अगर वो अग्निसार का अभ्यास बहुत ज्यादा करेगा या भस्त्रिका का ज्यादा करेगा, तो उसको गर्मी और ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि उस इंसान की प्रवृत्ति कैसी है। ऐसे इंसान को शीतली, शीतकारी या चंद्रभेदी, जो भी हमने अभ्यास किया है, उस तरह का प्राणायाम करना चाहिए। या इसको बैलेंस करने के लिए अकरण धनुरासन भी करना चाहिए। चलिए हम साथ में करते हैं, कोशिश करते हैं अकरण धनुरासन की। मैं इसकी 3 स्टेजेस समझाऊंगी, बिगनर और एडवांस लेवल भी। सबसे पहले जो है, दोनों पांवों को फैलाकर सामने की ओर ले आए। दोनों पांवों को फैलाकर सामने की ओर ले आए। अपने हाथों का क्रॉस बना ले। क्रॉस बना के पांव के अंगूठे पकड़ेंगे। अब जो हाथ जितना आप कर पाए उतना ही मैं तीनों स्टेजेस समझाऊंगी। अगर आप ये पहले वाला ना कर पाए तो मैं आगे की भी और जो टेक्निक है वो समझाऊंगी। जो हाथ आपका नीचे है, श्वास भरते हुए उस हाथ को से अपने पांव के अंगूठे को ऊपर लेकर आए। आपकी कोहनी ऊपर की और आपके कान के पास आना चाहिए। इस आसन का नाम है अकरण धनुरासन। मतलब कान के पास धनुरासन, हम धनुर की आकृति बना रहे हैं अपने कान के पास। आप अगर इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी दूसरी टेक्निक है,
अपने पाँव को फोल्ड करें, दाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और बाएं हाथ से उल्टा पकड़े, मतलब रिवर्स पकड़े, क्रॉस डायरेक्शन में। अब मैंने जैसे कि बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ा है, श्वास भरते हुए मैं इसको अपने कान के पास लाऊंगी। अगर आप ऐसे भी नहीं लिफ्ट कर पा रहे हैं अपने पैर को, तो इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, वो सबसे सरल तरीका है। चलिए वो करते हैं साथ में। आप अपने दाएं पैर को अपनी बाएं जगह मूल पे रखें। अब हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे, अब हाथ वही रहेगा, यानी कि जो दायां पैर ऊपर है, दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े और श्वास भरते हुए इसको ऊपर ले आए। आप बाएं हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। जितना ऊपर लाएंगे आपको उतना ही यहाँ साइड पर स्ट्रेच फील होगा। ये सबसे आसान तरीका है। ये अकरण धनुरासन जो है वो पित्त, जैसा कि आज हमारा टॉपिक था पित्त, उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। तो ये दोनों ओर से करना बेटे, लेफ्ट जी राइट दीदी, दोनों? हाँ जी, दोनों ओर से करना है। नीलम बहन सुनो, एक बार अकर्म धनुर कीजिए, दोनों पांव सीधे कर लें सभी। अकर्म धनुर कीजिए सीधे, दोनों पांव सीधे करें। दायां पैर बाईं जंघा के ऊपर रखें, मेरी आवाज के साथ चलना। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा छल्ला बनाकर, मतलब फोर फिंगर अंगूठे के टिप्स को मिलाकर छल्ला बनाकर दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। मुट्ठियों का रुख बाहर की ओर होगा। ठीक हो गया सबका? अब दाएं हाथ से बाएं पैर को ऊपर कान तक खींचिए, ऊपर। हम बाएं हाथ से दाएं पैर को ऊपर उठाइए कान तक। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, जहां तक हो सके खींचिए इसको ऊपर की ओर। सांस सामान्य करके ठहरें। ध्यान आप स्वादिष्ठान चक्र की ओर केंद्रित कर सकते हैं। ना रुका जाए तो सांस छोड़ते आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए। पांव मिला लें। बायां पैर दाईं जंघा के ऊपर रखे, दूसरी ओर से बायां पैर दाईं जंघा के ऊपर। ठीक हो गया? आराम से कीजिए। दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए और हाँ, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा। ना सेठ जी उल्ट हो गया। हाँ, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा, हाँ, सांस भरते हुए, हाँ, दाएं हाथ से बाएं पांव को ऊपर उठाइए, कान तक खींचिए, उठाइए ऊपर। सांस सामान्य। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए। ये है अकरण धनुरासन। जैसे धनुष पर चिल्ला चढ़ाते हैं, तीर चढ़ाते हैं, वो स्थिति बनती है इसके अंदर। थैंक यू भैया, आज नई चीज सीखी है, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हाँ, नई चीज सीखी है आज। हाँ ऋतु चल, वो तो आगे करा। ऋतु कराओ आगे, जी सर। कराओ कराओ, शाबाश। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम मजे से करा सारा कुछ, नो प्रॉब्लम। सब अपने आ लोग हैं। जाए। पर कितना समय रहता है? कोई नहीं, कराओ, आप पेट कराओ। के बल आ जाए। पेट के बल लेट के मकर आसन की स्थिति में आ जाए एक बार। दोनों हाथ ठोडी के नीचे, आंखें बंद, पीछे से पांव मिले हुए, श्वास भरते हुए दाएं पैर की एड़ी आपके दाएं नितंब को स्पर्श करे, बाएं पैर की एड़ी बाएं नितंब को स्पर्श करे। श्वासों के साथ दाएं बाएं करते जाएं। मकर आसन, कमर के लिए रामबाण आसन। यही क्रिया दोनों पांव से एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव एक साथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। आप ध्यान दें कि आपके पांव वापस जाते हुए आपस में मिले रहे। यहीं से दोनों पांव में थोड़ा फासला दे लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले आए मुख के दाएं बाएं, करने जा रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास। श्वास भरते हुए आगे से मुख को ऊपर उठाएं, नाभि तक का भाग ऊपर उठा हुआ।
श्वास खाली करते हुए दाएं कंधे से पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते वापस, श्वास खाली करते हुए बाएं कंधे से पीछे देखने का प्रयास। धीरे धीरे वापस, एक बार और दाईं ओर से पीछे देखेंगे। बाईं ओर से पीछे देखेंगे। शांत हो जाएं। यहीं से पित्त को बैलेंस करने के लिए एक और आसन है, धनुरासन। ताकि पित्त की जो हमारी प्रकृति है वो बैलेंस रहे, तो धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड करें, अपने टखनों को पकड़ें। श्वास भरते हुए पहले धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। अब श्वास खाली करते हुए पीछे से जंघाओं को भी ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक उठाने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस, एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ और श्वास खाली करते हुए पीछे से जंघाएं भी ऊपर उठाएंगे। जो साधक इस अवस्था में आगे पीछे रोलिंग कर सकते हैं तो वो भी हमारे पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। रोलिंग के लिए शक्ति लगाएंगे, अन्यथा इसी पोस्चर में स्टे रहें। शांत हो जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर। पित्त प्रवृत्ति को शांत करने के लिए शिथिल आसन दाईं ओर भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। संपूर्ण शरीर ढीला। अपने अपने आसन पर उठकर बैठेंगे। चलिए यहीं से भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। स्थिति लेंगे, किसी भी सुविधापूर्व आसन में आ जाए। पहली उंगली भौं के ऊपर, दूसरी आंखों के ऊपर, बाकी की 2 उंगलियां मुख पर। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, कोहनियां खिंची अवस्था में जीवा को तालू पर रखेंगे और हर बार श्वास भरते हुए भंवरे के समान मधुर गुंजन करेंगे। शांत हो जाए। तीन बार पवित्र ओम नाम की ध्वनि करेंगे, हर बार श्वास को भरते हुए। शांत हो जाए। अपने सारे ध्यान को अपने श्वासों पर लेकर आए।
किस प्रकार श्वास आ रहे हैं, किस प्रकार श्वास जा रहे हैं। जब से हम इस धरती पर आए हैं, यह श्वास ही है जो हमारे सच्चे मित्र हैं। बाकी सब रिश्ते नाते कुछ समय पश्चात छूट जाते हैं, किंतु यह श्वास ही है जो हर पल हर दम हमारा साथ निभाते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, यह श्वास ही हमारे सच्चे मित्र, सच्चे गुरु हैं। महसूस करें किस प्रकार श्वास आ रहे हैं, किस प्रकार श्वास जा रहे हैं। जिस प्रकार आसमान में बादल आते हैं और खुद ब खुद चले जाते हैं, इसी प्रकार हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं, खुद ब खुद चले जाते हैं। विचारों को रोकना भी नहीं और उनके साथ बहना भी नहीं। पूर्ण ध्यान श्वासों पर। एक बार एक गहरी श्वास भरें, होल्ड, आहिस्ता से छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास को भरें, 3 की गिनती तक होल्ड रखेंगे। 1 2 3। आहिस्ता से छोड़ दें। अपने ध्यान को दोनों भुवों के मध्य, जहां हम तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई पर लाएं। एक दिव्य ज्योति के दर्शन करें। मन मन मुस्कुराएं। इस दिव्य ज्योति में अपने इष्ट, अपने गुरुजनों के दर्शन करें। महसूस करें आप पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। पॉजिटिविटी को अपने अंदर महसूस करें। चेहरे पे मंद मुस्कुराहट। ध्यान से वापस आने के लिए अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाएं। आपस में रब करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा पैदा करें। पैदा हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। संपूर्ण शरीर पर लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। धन्यवाद। शांति पाठ अंकल आप करवाएं प्लीज। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। हाँ जी, एक बार शांति पाठ शास्त्री जी बाद में कराएंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रितु बेटी का अभिनंदन करें। मेहनत की है आप बेटी ने, बड़ी मेहनत की है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। फिर भी एक सुंदर प्रयास है। माइक पर आना ही बड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों को, इतने लोगों के बीच में अपनी बात रखना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी आपने बहुत अच्छा निभाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए जरा दो एक बातें। एक तो आपने न्यूज में भी सुना होगा शायद कहीं, हमारी जो बीमारी का जो मुख्य कारण है ना, जो व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और जब हमने ऐसा सुन रखा है, एक चर्चा का विषय भी आजकल चल रखा है बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब महाराज श्री को मतलब काफी सारा कहा है कि आप इन बीमारियों को कैसे, हाउ डू यू क्लेम कि ये सब ठीक हो जाती हैं। वो क्या कहानी है, मैं थोड़े शब्दों में आपको बताता हूँ। वो क्या है,
1940 में 1940 में अंग्रेजों ने ना एक कानून बनाया था इस ड्रग के बारे में, इस बीमारियों के बारे में, कि आप वो 54 बीमारियां हैं जिनको कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकते ये ठीक होती हैं। ये एक लॉ था, अंग्रेजों ने बनाया था अपने हिसाब से, केवल और केवल अपनी दवाइयां बेचने के लिए। जैसे ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, जॉइंट पेन, थायराइड, महिलाओं की प्रॉब्लम, संतान की प्राप्ति ना होना, वो सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो वो जो वो सिर्फ वो उसके पीछे कारण केवल और केवल यही था कि इन दवाइयों को, हम इन बीमारियों को कोई क्लेम ना करे कि ये एक बार होगी तो दोबारा ठीक नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? इस सृष्टि में अगर कोई समस्या है तो समाधान भी उसका अवश्य है। परंतु हमें समझा दिया गया, बता दिया गया मीडिया के माध्यम से, या इन कारपोरेट जो माफिया है मेडिसिन का, इनके माध्यम से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम तो इंडियन है परंतु वो इंडिया एक प्राइवेट बॉडी है जो मतलब सारे लॉज इसको सारी चर्चा को देखती है, इन चीजों को। तो उन्होंने, जब स्वामी जी ने क्या मतलब 1940 में ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने, उसके बाद क्या हुआ? देश आजाद हुआ। 1954 ने नेहरू ने उस कानून को नया नाम देकर फिर बना, उन बीमारियों को फिर उसी कैटेगरी में डाल दिया कि नो बॉडी कैन क्लेम कि ये बीमारियां ठीक होती हैं, क्लेम नहीं करेगा। इसलिए जब किसी को ये बीमारियां इनमें से कोई हो जाती है तो हमें शुरू से मान लेते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगी। इवन के कैंसर का भी उसके अंदर नाम है, भी ठीक नहीं होती। जब हम ये मान लेते हैं कि ये ठीक होती नहीं, तो दुनिया की स्वाय भगवान के कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली है ये। तो जब इस तरह से हम कर लेते हैं तो वो चीजें ठीक नहीं होती। अब क्या हुआ इसके अंदर, आगे क्या हुआ? स्वामी जी महाराज ने, बाबा रामदेव जी अपने महाराज ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो ट्रायल बेसिस किए, हजारों लोगों पर उन्होंने सारा एविडेंस उनके पास है, और वो क्लेम भी करते हैं और वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। अभी घुटनों का दर्द है तो कहते हैं घुटने बदल दो। इज इट द सॉल्यूशन? इट्स क्योरेबल? तो मतलब उन्होंने एविडेंस सारे प्रूव करके उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत क्या आई? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को क्या हुआ कि यार हमारी तो दवाइयां बिकनी बंद हो गई, क्योंकि योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से जो प्रचार हुआ, जो हो रहा है, हम कर भी रहे हैं, उससे लोग ठीक हो रहे हैं, हम अपना भी देखते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पतंजलि को, जैसे कहते हैं ना, मीडिया में फटकार लगाई कि आप ये कैसे कह सकते हो, ये होता ही नहीं, बट दिस इज अ लॉ। फिर क्या हुआ? हाँ, और वे एक वकील है अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत पीएल लगा रखी है। देश के अंदर जो कानून, गड़े सारे कानून है ना अपने देश के सबसे ज्यादा, उनको ठीक करने के लिए वो बहुत पीएल लगाई है, और सरकार उनकी पीएल को मानते हुए जो रिट लगाते हैं उसके साथ चल भी रही है, और देश के अंदर कानूनों के अंदर बहुत ज्यादा सुधार भी हो रहा है, और आने वाले 24 के बाद तो बहुत होगा। उसने कहा, वो कहता है अगर इन जजों ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो तो कानून तो बना दिया अंग्रेज, क्योंकि नेहरू जो था वो भी अंग्रेज ही था, उसका खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पाने, जो भी उसकी सारी विदेशी लाइफ थी, उसका खून भी विदेशी था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने कहा कि अगर इन जजों ने, जिन्होंने फैसला दिया है, अगर ये लोगों ने चरक को पढ़ा होता, ऋषि चरक को पढ़ा होता, बागपत को पढ़ा होता, पतंजलि ऋषि को पढ़ा होता, जो इतने इतने बलवान थे, उनके ग्रंथों को पढ़ा होता, तो इनको समझ में आता कि ये रोग ठीक हो सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा धोखा हो रखा है, और किसी ने आज तक इस कानून को चेंज नहीं किया, केवल और केवल। तो कहने का भाव ये है कि जहां एलोपैथी खत्म होती है, वहां से आयुर्वेद शुरू होता है। इस थॉट को हमेशा अपने हृदय में समा के रखें। नो डाउट कि एक्सीडेंट में या इमरजेंसी में एलोपैथी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको कोरोना काल में भी याद होगा कि महाराज जी ने कहा था कि अगर एलोपैथी और आयुर्वेद मिलकर काम करें तो पूरी दुनिया स्वस्थ हो सकती है, परंतु वो इसके विरोध में खड़े हैं, तो क्योंकि दवाइयां बेचनी उनका मकसद है। कहने का भाव ये है, हमें ये कभी एक विश्वास हमेशा हृदय में रखना है कि मेरे शरीर के अंदर कोई रोग है तो इसको मैं ठीक करके ही हम दम लेंगे, और वो ठीक होता है। बस ये विश्वास कभी मत टूटने देना।
कभी मत टूटने देना, और बैठ के डिसाइड करना कि कोई प्रॉब्लम है, मैं किस ट्रैक पे जाऊं, मैं एलोपैथी में जाऊं, होम्योपैथी में जाऊं या आयुर्वेद में जाऊं, किस में जाऊं, ये डिसाइड करना, उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये एक साजिश थी जो मतलब अपने पतंजलि के साथ जो इसके साथ जो मतलब जो व्यवहार हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, अब उसमें देखना आने वाले दिनों में ये कानून चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से रोग तो शरीर के अंदर ना स्वाभाविक है, परंतु ये त्रिदोष जो वात पित्त कफ की रितु बेटी ने आज बात की है, जो बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, बड़ा टफ सब्जेक्ट है, इसने लिया है, इसकी जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। और जो पित्त के रोग जो हैं, जैसे बेटी ऋतु बात कर रही थी, ये लीवर की जितनी समस्याएं हैं ये पित्त दोष के कारण है। जो जो वो सारी बीमार, ब्रेन हेमरेज पित्त के कारण है, ब्लड प्रेशर का हाई रहना पित्त के कारण है, कारण तो और भी होंगे, परंतु एक मेजर वो सारे कारण जो बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है उसके साथ जो बीमारियां आती है वो सारे पित्त रोग हैं, मोटा मोटा फार्मूला। तो उसको शांत कर, वो सारी चीजें जो पित्त को शांत करे, जैसे इन्होंने शीतली शीतकारी गर्मियों वाले प्राणायाम हम बताए हैं, वो शीतलासन दाईं ओर लगाना, वो सारा चंद्र स्वर को चलाना, चंद्रभेदी प्राणायाम के माध्यम से वो चलाना, वो सारी चीजें इसको, और जिन चीजों की तस्वीर ठंडी हो वो पित्त को शांत करेगी, नेचुरली है। हीट ज्यादा तो बंदा एसी में बैठता है। तो कहने का भाव ये है, तो मतलब ये जो पित्त की जो बात है, जैसे लीवर के अंदर जॉन्डिस हो गया किसी को, हेपेटाइटिस क्या है, पित्त रोग है। क्यों ऋतु, मैं ठीक कह रहा हूँ ऋतु? ऋतु जी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीवर के रोग हैं जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है, इजंट इट पित्त रोग? बिल्कुल बिल्कुल अंकल, जो ये भी पित्त के हीट रोग है। जनरेट करता है हाँ या बस वही। स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्किन ईचिंग हो गई है, बारिशों के बाद कई लोगों को स्किन रैशेज हो जाते हैं, ईचिंग होती है, वो भी पित्त प्रवृत्ति के कारण ही कि अंदर हीट ज्यादा जनरेट होती है। हाँ, या कई सो लोग ये, कुछ गर्म चीज खाते ही मुंह में छाले हो गए या हाँ गर्मी लगनी शुरू हो गई बादाम खाते हुए, वो भी एक सिम्टम है। कि जैसे भैया ने पूछा था कि कैसे पता चले कि हमें वात है, पित्त है या कफ है, तो इस बस तरीके ये से। सिम्टम्स जो हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ये कन्वे करते हैं कि क्या क्या रोग है। बस जैसे डॉक्टर जीभ पे जीभ देखता है, जीभ दिखाओ जी, उससे भी ये चीजें पता लगती हैं। लोग तो नब्बे देख के सारा कुछ बता देते हैं, इतने इतने महारथी बैठे हैं यहाँ पर। तो कहने का भाव ये है, अपना प्रतिदिन योग अभ्यास करें, दिनचर्या को व्यवस्थित करें, विश्वास से जीवन को जिएं, सदा प्रसन्न रहें, मौसम के अनुसार सब्जियां, अपने शरीर के अनुसार सब्जियां फल खाएं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, और ठाकुर जी का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोटी मोटी बात है। मेडिसिन कम से कम ले। रितु जी, हाँ बहुत रितु जी कम ले सकते अंदर हैं। से ना रिकॉर्डिंग वाला बटन दबा दीजिए प्लीज। रितु जी।